बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का इजलास शेड्यूल नहीं था। आज हंगामी तौर पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया जिसका मकसद ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से करारदाद पेश की जानी थी। आज के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज के इजलास का बायकॉट किया। आज के इजलास में अमजद खान नियाजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, उनकी जानिब से करारदाद पेश की गई जिस पर उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि इस पर एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए। उस खुसूसी कमेटी पर अपोजिशन ने एतराज़ आयद किया। अपोजिशन की जानिब से आज शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली से तू तकरार भी हुई और बात यहाँ तक आन पहुँची कि शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको जूता उतार कर मारूंगा। और स्पीकर की जानिब से सिर्फ इसी बात पर इक्तफा किया गया कि आप बदतमीजी करते हैं। आज के इस इजलास में अभी तक करारदाद मंजूर नहीं हुई, उस पर मुत्तफिका फैसला किया जाना और मुत्तफिका तौर पर करारदाद को मंजूर किया जाना है। अपोजिशन की राय आना अभी बाकी है। तो अपोजिशन के किरदार और हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद पर मजीद बात करते हैं। राना साहब का रुख करते हैं। राना साहब, की करारदाद पर अपोजिशन का जो रद्द अमल है और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है कि ये करारदाद मज़ीद वज़ा होनी चाहिए थी, जामे होनी चाहिए थी, अभी ये जामे नहीं है, इसमें कुछ और नुकात ऐड होने चाहिए। आपके नज़दीक अपोजिशन का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर देखें, आज की जो करारदाद पेश की गई मैंने भी पूरी पढ़ी, आपने भी पढ़ी है। मैं नहीं समझता कि उस पर अब मज़ीद कोई तब्दीली या मज़ीद उसमें कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी कि जिसके हवाले से ये आज असम्बली के अंदर एक शोर मचा। पहली तो बात यासर ये देखने वाली है कि आज इजलास किस चीज़ के लिए था, करारदाद क्या थी, क्या इस पर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना बनती थी, क्या इस पर भी ये कहना बनता था किसी को कि तुझे जूता मारूंगा, क्या इस पर भी वहाँ बैठकर अपनी तारीफ़ें बनती थी, क्या इस पर भी वहाँ बैठकर कोई और ववेला बनता था। जबकि हम एक चीज़ तो फाइनल हो चुकी है कि चाहे कोई किसी भी मसलक से तल्लक रखता है, चाहे किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात होती है, नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, तो हर शख्स कट मिटने पे तैयार होता है। इस पर कोई दूसरी राय नहीं होती। आज बड़ी मायूस कुन वहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि बड़ी मायूस कुन चीज़ रही कि जब ये मामला था तो वहाँ पे स्कोर पॉइंटिंग जो था पॉइंटिंग स्कोर वो नहीं करना, स्कोर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ बात करनी चाहिए थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला है, उन पर हम सब कुर्बान हैं। जनाब हमसे मशवरा किया है, ये नहीं किया, हमें करारदाद दिखाई है, ये नहीं दिखाई, अब ये हमारे सामने आ गई है, हम पा रहे हैं, यही बात है जो हम सब कर रहे हैं। आइए मिलकर इस पर यस करते हैं, आइए इस पर मिलकर बहस करते हैं, कोई ऐसा हल निकालते हैं कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस करारदाद के हवाले से हर तमाम उम्मत मुसलमान जो है इस पर लब्बैक कहे, तमाम इस पर चले, पाकिस्तान का हर शहरी इस पर खुश हो। लेकिन हुआ क्या आज वहाँ पे? आप मुझे एक बात बताएं, इस करारदाद पर बहस कितनी हुई? मैंने आपसे, हमने कल कहा था कि 3 दफ़ा राब्ता हुआ है नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का, और कहा बात क्या हुई थी कि काम बुझन ना देना, आग बुझन ना देना। तो यासर साहब ये सारा कुछ मैं आपको फिर बता देता हूँ, आगे जाके भी कोई ना कोई रिच पड़ेगी। अब ये 1-2 दिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने बाहर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो इस मामले पे करना बनती थी? क्या उस मीडिया टॉक में ये सारी बातें करना बनती थी? और उसके बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बाइकआउट बनता था? मैं नहीं समझता, मैं ज़ाती तौर पे समझता तो नहीं बनता था। आपको 100 चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है। आपको इख्तलाफ हो सकता है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया, आपको इख्तलाफ हो सकता है कि हुकूमत को चाहिए था जो वादा किया पूरा करे, आपको इख्तलाफ हो सकता है कि तमाम अरकान असम्बली से मशावरत की जाए, सियासी लीडरों से मशावरत की जाए। लेकिन जब ये फैसला आप कर रहे हैं कि जब ये मामला क्या है, ये मामला इमरान खान का नहीं था, ये मामला असफ अली जरदारी का नहीं था, ये मामला मियाँ नवाज शरीफ का नहीं था, ये मामला काजी हुसैन अहमद का नहीं था, मौलाना फजलुर रहमान का नहीं था, ये मामला उम्मत मुसलमा का है, ये मामला हर मुसलमान का है। तो इस पर ना तो बाइकआउट होना चाहिए था और ना ही इस पर कोई ऐसी तनकीद या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी कि जिसमें जानबूझ के इस मामले को आगे ले जाया जाता। हाँ, बहस आज करते, बहस करके मजीद बेहतरी की तरफ जाते, और ये कहना कि मुझे नहीं पूछा, इसमें अब क्या है? जब सब एक ही बात बार बार कह रहे हैं, अब आपकी मुस्लिम लीग नून हमायत कर रही है तहरीक लब्बैक की, आप खुद हमायत कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के मुजाहिरों में जाएंगे, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो फिर उसी मौक़िफ़ को तो पेश किया गया था यासर, और किस चीज़ को पेश किया गया था?
राना साहब, किसी का मायार तो जांच नहीं सकते। अकीदा और इश्क जो है वो हर किसी का अपने दिल में मौजूद है, और नामूस रिसालत के हवाले से तमाम मुसलमानों का अकीदा एक ही है। लेकिन ये देखें कि आज के दिन अगर वो ये मुतालिबा कर रहे हैं कि इस पे जब सबका अकीदा एक है तो मुशावरत हम सब की मिलके होना चाहिए थी, तो उस पे क्या सियासत की जा रही थी? क्योंकि आज अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पे सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया गया। देखें, ये सियासत नहीं थी तो क्या था? आपने कहा कि अकीदा एक है, इश्क का सबका अपना अपना एक तरीका है। कुछ इश्क की इंतहा तक चले जाते हैं, कुछ इंतहा तक नहीं जाते लेकिन इश्क करते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देने तक तैयार होते हैं। अब मामला ये है कि जब इश्क का बात है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात है, तो अगर नहीं मशवरा, मान लें नहीं मशवरा किया गया, करारदाद सामने आ गई, सारी चीज़ें सामने आ गई, तो उस पर बहस शुरू कर दें। उस पर फिर आके जो तकारीर हुई है, मैं माजरत से कहता हूँ हुकूमत और अपोजिशन बेंच दोनों तरफ से जो तकारीर हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर तकारीर सिर्फ एक ही होनी चाहिए थी कि जनाब नमूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान भी कुर्बान है, पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया जाना है, वो किस तरह देना है, ये बात हो, ये बात की जाती है। लेकिन वहाँ पे सियासत, मैं कह रहा हूँ हुकूमत की तरफ से भी हुई, अपोजिशन की तरफ से भी हुई, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए थी। मामला बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, और अकीदा ख़त्मियत और नामूस रिसालत पर हम सब मुत्तफ़िक हैं, और हमारा अकीदा और इश्क का जज्बा भी यही है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो फिर हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, उसे सियासत की नज़र नहीं करना। लेकिन आज के इस ऐवान में जो कार्रवाई हुई उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बायकॉट क्यों किया, इसी बारे में राय लेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ससी पलीचो साहिबा ने। ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ससी साहिबा, आज अपोजिशन को करारदाद लाने पे कोई एतराज़ नहीं था। आज एतराज़ सिर्फ ये था कि हमारे साथ मुशावरत कर ली जाती तो हम इसको जामे बना सकते थे, इसमें कुछ और नुकात भी ऐड कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज की ऐवान की कार्रवाई से बायकॉट की हिकमत समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया। हिकमत देखें वाज़ेह है कि जब भी बंद गली में हुकूमत फंसती है, पहले तो पार्लियामेंट उनको याद ही नहीं आता। पार्लियामेंट्री जो है उसमें वो कोशिश करते हैं कि उससे जो है जान छुड़ाएं, यकीन ही नहीं रखते। ये मुझे तो इसमें भी शक है कि आइन को भी वो उस तरह वो आइन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ, जिसमें इस्लाम और हमारे जो भी दीन के हवाले से एक मुकम्मल, और सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़ी उसमें उन्होंने एफर्ट्स की। खैर, आज जो हुआ बहुत जल्दी में एक सेशन बुलाया गया, और हम तो अभी से नहीं, जो 3 महीने पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया था, मुआहदा किया था कलदम तंजीम से, तो उन्होंने उसके भी जो है डिटेल्स पार्लियामेंट में पेश नहीं किए। और अभी भी जो उनको अपोजिशन को या दूसरी जमायतों को, पार्लियामेंट को, मेरा मतलब है कि उसमें लेना चाहिए था एतमाद में, उन्होंने नहीं लिया। फिर जो ऑप्शंस उन्होंने रखे, यानी पहले उन्होंने कार्रवाई की और वायलेंस दोनों तरफ से हमने देखा, और उसमें जहां आम लोग जो है, जो मुजाहिरीन थे, उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हमारे जो जवान हैं और इमलाक का, दूसरों का, लेकिन इंसानी जानों का मुझे उस पर बहुत अफसोस है। शदीद हम कंडेम भी करते हैं, और हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी यही कहते रहे हैं कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। आपको याद होगा कि हमारे दौरे हुकूमत में, हालांकि हम बड़े ही कड़े वक्त से गुजर रहे थे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उरूज पर थी, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे थे, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, और उसमें भी आपने देखा कि निर्माण के हवाले से, दूसरे हवाले से खुद कादरी साहब के धरने को हमने डील किया। उसमें आपने देखा कि जाने तो पुजा, लेकिन उस तरह की खुदा न खास्ता कोई भी चीज़ नहीं हुई। एक तो बात हम तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में वो यगाना और एक मेरे ख्याल में मुनफरद मुल्क के, जिसका बच्चा जो न सिर्फ मुसलमान लेकिन दूसरे मज़हब के लोग भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई रहमतुल्लिल आलमीन समझते हुए उनके जो है उनके लिए सर कटाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, और उन पर जान निछावर करी। उस पर ये तो तफरका कभी डालना ही नहीं चाहिए कि कुछ सेगमेंट ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, कुछ सेगमेंट खुदा न खास्ता। ये तो हमारा जो है अच्छा, वो खुद मुस्लिम उम्मा या दुनिया में ये अच्छा नहीं जाएगा। हम यकजा हैं, हम उसमें यूनाइटेड है सारी कौम। तो अब ये है कि जब सस्ती बिलिजो साहबा मान लिया, सारी आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत को चाहिए था पार्लियामेंट को पहले भी इत्माद में लेते, करार जो मुआहदे किए उस पर इत्माद में देते, सारा कुछ मान लिया।
अब बात उनकी है जिनके लिए जान भी कुर्बान है। आप भी कह रही हैं, सब जानते हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। हम सब उन पे जान का कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे उन पे कुर्बान, माँ बाप कुर्बान। तो आज इनके मामले पे तो मेरा ख्याल है हमें पुरानी चीज़ें भुला के पार्लियामेंट में आना चाहिए था कि कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जिस पर सब मुतफिक हों। नहीं, मैं इससे डिफर करती हूँ क्योंकि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक अपनी क्लियर उन्होंने मैसेज दिया। उसमें यही बात थी कि किसी जब पॉइंट को न पहले न बाद में पार्लियामेंट में लाया ही नहीं गया और एक्शन पहले यानी अपने कॉल से पहले फेल उन्होंने कर दिया, जो एक्शन सड़कों पर किया और कलदम भी करार दे दिया। यानी कलदम करार देना ये भी एक बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो लोग कत्ल हुए, आपके 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, आपकी इंटरनेट सर्विस वो घंटों तक बंद की गई और वजीर आजम खुद जो है कौमी असम्बली में उन्होंने ये तक तकलीफ नहीं की कि अंदर आकर ऐवान में, भले वो टीवी पर भी आकर कहते, लेकिन ऐवान का जो तकर्र से जो अहमियत है वही तो मैं कहती हूँ वो नहीं समझते, उसमें भी आना उन्होंने नहीं पसंद किया। साहब ये तो हम कह रहे हैं वो नहीं समझते, आप तो समझते हैं, आप लोगों ने तो कुर्बानियाँ दी हुई हैं, आप तो बहुत इसमें आखिरी हद तक गए हुए हैं, तो आज तो आना बनता था ना। नहीं, जब वो पार्लियामेंट को जो है अपनी मनपसंद चीजों के लिए इस्तेमाल करें, जब वो बंद गली में फंसे, एक बात तय है कि किसी पर वो हमें किसी को वो करने के लिए दिखाने के लिए तो नहीं वो करना उनका, और प्राइवेट मेंबर की तरफ से एक रेजोल्यूशन, और अब वो भी उसमें अब जो है जुमे के रोज इजलास होगा उसमें हमारे पार्लियामेंट। शशि साहिबा मेरा सवाल एक वही है, पीडीएम की तहरीक चली, शशि साहिबा पीडीएम की तहरीक चली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ था इस्तीफे फिल वक्त नहीं देने, हमें पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर मुज़ाहमत करनी है, जिससे दो जमातें अग्री नहीं थीं, वो सड़कों की सियासत पे ज़्यादा अग्री थीं। आज ये समझ नहीं आई, वही दो जमातें आज पार्लियामान की कार्रवाई में मौजूद थीं लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया। असल सवाल ये है कि पार्लियामान के अंदर मुज़ाहमत अगर करनी है, अगर आपको एतराज़ उठाना है तो आज जाना तो चाहिए था। आप क्यों ये चाहते हैं या आप लोग क्यों ये चाहेंगे कि हम जब भी ये बंद गली में फंसे, और ये चेयरमैन साहब ने सही कहा कि उनके फैलाया हुआ गंद है और ये सारा मामला होना ही नहीं था। जो लोग कत्ल में फिर से करे जाने गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और कलदम करार दिया गया है, ये बड़ी बात है। सड़कों पे जो एक्शन पहले से कर दिया कि पार्लियामेंट का वो पहले नहीं बुला सकते थे। आपको याद होगा कि खारजी मामलों में भी ये पीटीआई के हमारे साथी जब भी फंसते हैं पहले कोई चीज पार्लियामेंट में लेकर नहीं आते। इवन कश्मीर तक का मामला हमने डिमांड किया, हमने ज्वाइंट सेशन के लिए कहा, वो जब वो फंसते हैं, जब ये सारे ऑप्शन उन्होंने चलें। अब आप जुमे के रोज सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? ये हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स जनाब वो बैठेंगे और तय करेंगे और उनकी तरफ से फैसला आएगा और इंशाल्लाह वो सब कुछ सामने आएगा। आप क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहती थी, जो पार्लियामेंट के बाइकआउट पे थी, जिस तरह यासर ने भी कहा, आज मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और पीडीएम की बाकी जमातों ने, सवाए दो जमातों के, पीपल्स पार्टी और एएनपी के, वो तमाम लोग वहाँ पे शामिल हुए, उन्होंने कार्रवाई का हिस्सा बने, तनकीद की या जो भी किया एक बात का मसला, लेकिन बाकायदा कार्रवाई का हिस्सा बने, और आप कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। आप समझते हैं कि क्या पीडीएम जो है हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर कोई रास्ता दे रही है? आपने देखा आज पार्लियामेंट में कितनी बदमज़गी हुई, कितना, यानी शायद खाकान अब्बासी को वहां तक जाना, ये किस दिन नहीं हुई? ये हम तो अब ये जानना चाहते हैं किस दिन नहीं हुई। हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज जो एक तो इन्होंने प्राइवेट मेंबर को खड़ा कर दिया वहाँ, और फिर उसमें जो है ये कहना, फिर उसमें एडिशन, वो अपोजिशन को पता ही नहीं, जो अपोजिशन वहाँ गई थी उनको पता ही नहीं, यानी एक रंग में भंग डाल के एक चीज को बिल्कुल सतही कर देना, सुपरफिशियली डील करना, ये कोई चीज होती है? आपको पहले कॉन्फिडेंस से लेना होता है। आपको पहले ही जो है पार्लियामेंट इतनी इजलत में बुलाई आपने एक दो दिन पहले सबको मिलकर बिठाकर उनसे बात करनी चाहिए थी। सारी पार्टी में सब मैंडेट लेकर आई है। ये कोई तरीका होता है? आप समझते हैं कि बस किसी की भी कंधे कर आप जो है वो झपट कर उनके कंधे पे गोली लगा के चला देंगे? नहीं, कुछ अहम मामला होते हैं, कुछ जरूरी मामला होते हैं, उसमें जो चीजें भी ऐसा नहीं है, दे कांट गेट अवे ऑल दीज थिंग्स इजीली, और दे कांट गेट रिड ऑफ जो उनके फैसले हुए वो इस तरह से, ये नहीं हो सकता जनाब। इसके लिए मामला फहमी चाहिए होती है, और संजीदा चीजों के लिए इनकी तरफ से संजीदगी वो दरकार थी। तो शशि साहिबा, अब जो खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, क्या आप बतौर अपोजिशन उसमें अपनी सिफारिशात पेश करेंगी या उसका भी बाइकआउट किया जाएगा? उसमें
ये सारा प्रोगेटिव और ये सारा डिस्कशन जो है वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स, हमारे चेयरमैन साहब, हमारी पूरी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास है। वो जरूर दे विल सिट टुगेदर एंड दे विल कम अप विद सम गुड आइडिया। और उस हवाले से क्योंकि हमने जब भी चीजें की है हमने इसको वायलेंस से दूर रखा, चीजों को हमने उनको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया। जब भी हमारी किसी चीज में आपने देखा कि हमने कंट्रीब्यूट किया है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में या चीजों में, हमारे जो भी पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे उसमें एक वे आउट नजर आएगा आपको। इस तरह नहीं तो आज जो आपने देखा कि क्या हुआ है पार्लियामेंट में, तो इस किस्म के सब चीजों के हवाले से मेरे ख्याल में ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब के एक्ट पे आप क्या राय रखती हैं? दोनों तरफ से जो चीजें थी वो बहरहाल उनको उस तरह से नहीं, और जो स्पीकर साहब को भी ये रियलाइज कर देना चाहिए था, हुकूमत को बताना चाहिए था ये चीज अहम है। इसमें अपोजिशन को साथ मिलाना है, पहले उनको बिठाकर बात करनी चाहिए। वायदा का तो 3 महीने पहले नहीं बताया, फिर वायदा हुआ वो नहीं बताया। चले आगे चलते हैं, जरा बात कर लेते हैं पीडीएम में वापसी का क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? पीडीएम की वापसी के हवाले से जो है देखें, इसका मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें रखी हैं उसमें हमें सख्त जो है वो रिजर्वेशंस थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वो सारा नून लीग के हमारे साथियों ने एक ब्लेम गेम में वो चले गए, वो बिल्कुल भी मैं नहीं समझती कि किसी भी रिच और एक कारकुन को वो सुझाई बात देती होगी, मुझे तो समझ में नहीं आता। और पहले से ही उन्होंने एक तय भी कर दिया कि ये दोनों जमायतें है ही नहीं। उन्होंने एनपी ने तो ठीक है अनाउंसमेंट कर दी वो उनके तकलीफ रवैयों की वजह से। पीपल्स पार्टी को उन्होंने यानी हमने प्रोटेस्ट में वो इस्तीफाएं दी थी, और उस पर एहसन इकबाल साहब ने तो ये तय करके, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने टीवी पर आकर कह दिया था कि भाई ये तो अब तो नहीं है हिस्सा पीडीएम का। अब आप बताएं, अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है जिसको हमने हमेशा बड़ा समझा है, एहतराम किया है, हम करते हैं, लेकिन कुछ उनके अल्फाज और उनके फैसले जो है हमारे दिल दुखाते रहे हैं, ये थोड़ा उनको भी नजरसानी करनी पड़ेगी। उन्हें फैसलों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे थे उस पर आपको भी रिजर्वेशंस हैं, तो वापसी का रास्ता अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे जाके मामला फ़हम व तफ़हीम से हल हो जाए ये एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया ससी पलीजो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त दिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज जो मामला पेश आया, उम्मीद यही की जाती है कि यह करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली जाएगी और इसमें अपोजिशन और हुकूमती अराकीन बेहतर फ़ैसला कर पाएंगे और उसके नुकात अच्छे वज़ा कर पाएंगे। लेकिन आज जिस तरह की हंगामा आराई हुई फ्लोर ऑफ द हाउस, वो भी एक तशवीशनाक अमर था। अपोजिशन की जानिब से जो मुतालिबात किए गए उसमें से कुछ तो जेन्युइन थे, लेकिन कुछ सियासत का रच रचाव भी दिखाई दिया। लेकिन हम इस पर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ऐसा हसास मौजू है जिस पर बात करते वक्त भी ज़बान लग़्ज़िश खा जाती है और कम इल्मी और कम मायगी का एहसास होने लगता है। तो इस पे किस तरीके से फैसले होने चाहिए, हम मुस्लिम उम्मा को किस तरह यकजहती की तरफ राग़िब कर सकते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म बराए मजहबी हमआहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर अशरफी साहब, ये एक ऐसा मामला है कि मैं किसी पे सियासत का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, वो बहतान हो जाएगा, क्योंकि हर एक का इश्क और रसूल से मोहब्बत का जज्बा जो है उसका मायार और उसको मापना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज की जो कार्रवाई है, आप उस पर बतौर मजहबी रहनुमा क्या राय रखते हैं और मुस्तकबिल में बेहतर हिकमत अमली के तहत फैसले क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि ये जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, ये तो पूरी उम्मत का मामला है, किसी फर्द, गिरोह या जमात का मामला नहीं है। ये तो 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों का मामला है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ दिया है कि इस मामले पे मौजूदा हुकूमत ने, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर OIC तक हर फोरम पर, यूरोपीय यूनियन तक इस कज़िये को उठाया है और दुनिया को बताया है कि जो हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता है वो तुम नहीं समझ सकते हो। तुम अपने अंबिया की तौहीन करते हो, तुम पे मुमकिन है कुछ ना गुजरती हो, लेकिन हमें तो तुम्हारे जो नबी हैं वो भी हमारे नबी हैं, हम उन्हें मानते हैं। ईसा को हम मानते हैं, मूसा को हम मानते हैं,
अगर हम ना माने हम तो मुसलमान ही नहीं हो सकते। लिहाजा खुदा के लिए ये सिलसिला बंद करो, और ये आज़ादी इजहार नहीं है, ये तो आप लोगों के दिलों को जख्मी करते हैं। आज़ादी, वो पोप ने भी एक बार कहा था ना कि किसी की माँ को गाली दोगे तो वो तुम्हारे मुंह पे पंच मारेगा। तो ये तो हमें तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माओ, अपने बच्चों, अपने बेटे, अपनी बेटियों सबसे ज्यादा अजीज है। लिहाजा ये बड़ा क्लियर पैगाम भी है, वाज़े रिसाला भी है। ये आज पार्लियामेंट में हुकूमत ने अपनी जो वादा था, अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी है और दुनिया को बता दिया है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मौजूदा ताहिर अशरफी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और आप हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया। ये जो 8-9 दिन से मामला चल रहा था, आखिरकार आपको मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ा, आपने मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात उसका हल निकल आया। क्या इससे पहले ये सारा मामला, ये ऑपरेशन, ये सारी तोड़ फोड़, ये जानों का जाना, क्या उससे पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे? ये रास्ता उस वक़्त क्यों न अपना गया? देखिए राज साहब, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो कभी बंद ना हुआ, ना होना चाहिए, लेकिन बहरहाल तशद्दुद पसंद लोग जो हैं वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, और पिछले 20-25 साल में जिस तरह तशद्दुद और इत्तेहाद पसंदाना सोच और फिक्र खाली मजहबी तबके में नहीं, आज आपने पार्लियामेंट में नहीं देखा है, एक साबिक वजीर आजम है, एक इंतहाई मुहज्जब और मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाली शख्सियत है, वो स्पीकर को कह रहा है मैं तुम्हें जूता मारूंगा। ये इनको क्या हुकूमत ने कुछ कहा, या लब्बैक वालों ने कहा, या किसी का अदब तंजीम के मेंबर तो नहीं है ना। शाहिद खान अब्बासी साहब बड़े मोहतरम हैं कि वो साबिक वजीर आजम है, एक बड़ी जमात के लीडर हैं। तो ये हमारे जो रवैयों में शिद्दत पसंदी आई है, जो कबूल एक दूसरे को न करने का और एक दूसरे पे एतमाद न करने का मरहला आया हुआ है, अल्लाह ताला हमें इससे निकाल दे, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। लेकिन कानून और रियासत अपनी अमलदारी को अल्हम्दुलिल्लाह रियासत ने बहाल किया है और रियासत बहाल करेगी। किसी को आज की इस करारदाद में भी ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आलमी उमूर के ऊपर और दाखिली उमूर के ऊपर आखिरी और हतमी फैसला रियासत में ही करना है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं 200-400-500 लोगों को जमा करूं और मैं रियासत को जो है वो आगे लगा लूं। ये नामूस रिसालत का मसला इसलिए सारे उससे हालात से मुख्तलिफ है कि ये हम सब का मसला है। हम भी चलिए किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करते। हमारी तो आखिरी अल्लाह के बाद जो आसरा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाफिज साहब, मैं पिछले दिनों की कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मामला इस नहज तक आन पहुंचे कि दोनों फरीक में से किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन अपोजिशन का जो आज मौक़िफ़ था कि जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के निकात पर आपको ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था। तो आपको अपोजिशन का ये मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है या गलत लगता है? देखिए, अब हम ईवान में चले गए ना, बहस शुरू हो गई तो अपोजिशन उन नुकात को भी ले आए, अपोजिशन बहस कर ले, उससे किसने इनकार किया है? हम तो ईवान में ले गए हैं इसको, तो उसके ऊपर आप बहस कर लें, मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाएं। लेकिन अगर आप ये अंदाज अपनाएंगे जो आज अपनाया गया तो मैं नहीं समझता ये कोई बहुत ही मुझे तो बड़ा दुख हुआ और सदमा हुआ जो अल्फाज हमने सुने शाहिद खान अब्बासी साहब जैसे शख्स से। तो मैं समझता हूँ कि ये करे, अब तो पार्लियामेंट के पास मामला है भाई। क्या हुकूमत वो तमाम नकात मुआहदे के तमाम मुआहदे में शामिल जो नकात हैं, जो वादे किए हैं, इसे पार्लियामेंट में लेकर आएगी? क्योंकि पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई है सर। अब पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई है, तो जब पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई तो उसमें राणा साहब आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं और समझते, उसमें तो अब कोई मसला ही नहीं है। ये जो कहेंगे जितना मर्जी लंबा इसको कर लें, उसका तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितनी लंबी बहस करना चाहते हैं कर लें। लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का अगर वाकई जेन्युइन वो इस मामले में कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो अपना पार्लियामेंट के अंदर अब मौजूद है चीज़, उस पर जितना लंबी चाहे बहस कर ले। तो हाफिज साहब, हुकूमत का अगला लाहेअमल क्या होगा? अगर हम कल वज़ीर आज़म की तकरीर को देखें तो उनका ये कहना था कि अगर हम सफ़ीर को मुल्क बदर भी कर दें तो मामलात हल नहीं होंगे। तो अब करारदाद पेश कर दी गई, सफ़ीर फ़र्ज़ कर लें करारदाद मंजूर हो जाती है, हम उस सफ़ीर को मुल्क बदर भी कर देते हैं, तो सिफारती महाज पे हमारा अगला कदम क्या होगा?
देखिए, हम वही करेंगे जो कल वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, और ये करारदाद से कोई जो आई है, ये पहली बात तो ये है, ये प्राइवेट मेंबर डे था, एक मेंबर ने पेश की है, और दूसरी बात है कि ये उस नजरिए से मुख्तलिफ नहीं है। खान साहब ने जो लाए अमल कर दिया है नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वही लाए अमल जो है जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद हम आलम इस्लाम के जो अहम तरीन लीडर्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, राब्ता आलम इस्लामी है, जामिअतुल अज़हर है, मुफ्ती आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, बाकी ममालिक के हैं, उनके साथ इंशाअल्लाह राब्ते रमजान से पहले पहले मुकम्मल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर कोरोना की इस वबा से अल्लाह ताला हमें निजात दे दे तो एक इजलास इस्लामाबाद में हम करें, नहीं तो वर्चुअल इजलास करके इसके ऊपर एक लाए अमल मुरतब करेंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ताहिर अशरफी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, एक तो बता दें कब जा रहे हैं सऊदी अरब, और जब ये सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे तो दौरा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात के हवाले से होगा या उसमें भी ये तमाम मामला डिस्कस किए जाएंगे? राणा साहब, आपको पता है कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत बैठती है तो पूरे आलम इस्लाम और आलमी दुनिया के मसाइल डिस्कस होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का जो मरकज़ है वहदत और इत्तेहाद का, वो मक्का और मदीना है, अर्ज़ हरमैन शरीफैन है, और मुसलमानों की ऐसी क़ुव्वत जो है, पहली और मजबूत तरीन फौज रखने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। हमारे और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो कोई डिप्लोमेसी या सफारती या खाली एक अल्फाज के नहीं है, ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं, और इस हवाले से तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है उनका पहला लफ्ज़ ही कहीं भी आलमी सतह पर यह होता है कि इस्लामिक फोबिया और नामूस रिसालत के मसले के ऊपर आए, हम आगे बढ़े। आपको मैं बताता चलूँ, इंशाअल्लाह वजीर आजम साहब जो है रमजानुल मुबारक के आखिर में या रमजानुल मुबारक के फौरन बाद, अभी इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन में उम्मीद है कि इस मामले में तरतीब तय हो जाएगी, तो तशरीफ ले जाएंगे वजीर आजम साहब को। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने दौरे की दावत दी है, और उसमें हमारे सामने बहुत बड़ा मैदान है। हम अपने ताल्लुकात को तमाम शोबों में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बिलखुसूस जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान का विजन है ग्रीन सऊदी अरब, ग्रीन मशरिक वस्ता, और इमरान खान साहब का जो विजन है ग्रीन पाकिस्तान, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ताहिर अशरफी साहब, एक सवाल वज़ीर आज़म के कल के खिताब के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इस इशू को लेकर हमें OIC के फॉरम को दोबारा बहाल करना चाहिए या इस नुक्ते के लिए एक अलग से फॉरम तश्कील देना चाहिए? नहीं, देखिए, OIC पे तो अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है जी, कि हमारी करारदाद को मुत्तफिका OIC वज़राए खारजा के इजलास में मंजूर किया गया है, और उसके बाद अब हमने आगे जाना है यूनाइटेड नेशन के अंदर कानून साजी के लिए, और उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म साहब जो हैं मुख्तलिफ इस्लामी दुनिया के जो सरबराहान हैं उनके साथ राब्ते में भी हैं, उनके भी राब्ते हैं। आप देखेंगे, मैं आज आपके प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक करने लगा हूँ कि अगले 3 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक के जिम्मेदारान तशरीफ ला रहे हैं, और इमरान खान साहब को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मिस्र, वहाँ से दावत आ चुकी है, कुछ ममालिक से आ रही है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह बिफज़्लिल्लाह तबारक व तआला अगले 3 माह के अंदर हमारी जो इस्लामी दुनिया के साथ रवाबित हैं उनको ताल्लुकात में एक नई नहज मिलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब का विजन ये है कि हर वक्त मांगते रहें इमदाद या कर्ज, इसकी बजाय जो बिजनेस है, तिजारत है, सियाहत है, सकाफत है और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, उनमें ताल्लुकात को जो है आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी मईशत भी चले, हमारी तिजारत भी और हमारा बिजनेस भी, इन्वेस्टमेंट भी आए, हम भी अपने दोस्त ममालिक के साथ आगे बढ़े। यानी अगले 3 माह के अंदर मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहन हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं और ताल्लुकात को एक नई जहत भी मिल सकती है, मुत्तफ़िका लाहेअमल भी तरतीब दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नामूसे रिसालत के हवाले से हर मुसलमान का एक ही मौक़िफ़ है कि तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क़ को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। इसी पर हम मुत्तफ़िक हैं, इसी के मानने वाले हैं और यही हमारा
अकीदा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्की मसाइल के हवाले से, जो मौजूदा मुआशी मसाइल हैं। ईद के बाद कितना अरसा हुकूमत के लिए अहम है? हमारे वज़ीर आज़म तो 2019 से ये कहते आए हैं कि 2 माह मुश्किल हैं, ये 2 माह गुजरेंगे तो हालात साजगार हो जाएंगे। 2 माह गुजरते गुजरते 2 साल गुजर गए, हालात कब साजगार होंगे, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमें दरकार है। राना साहब, ईद के बाद सूरत हाल कितनी तब्दील होगी और क्या वो मुस्बत तब्दील होगी या मनफी तब्दील होगी? देखिए सर, मेरे पास जो इतला है, मेरी कुछ ज़िम्मेदारान से बात हुई और मैंने उनसे यही पूछा है कि क्या ये मुल्क के हालात यही रहेंगे, कोई तब्दीली नज़र आ रही है, कोई बेहतरी नज़र आ रही है? तो मुझे कहा गया कि ये जो 3 माह हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये जो 3 माह है रमज़ान शरीफ के बाद, ये इस हुकूमत के लिए बड़े अहम तरीन है। इन 3 माह में बहुत सी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बहुत सी आपको तब्दीलियाँ नज़र आ सकती हैं। सियासी तब्दीलियाँ, इंतज़ामी तब्दीलियाँ, जोर तौर, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा एक ऐसा वाक़या हो सकता है कि जो गैर मुतवक्को तौर पे, जिसे हम कह सकते हैं कि उस वाक़ये से सारा कुछ हिल के रह जाए। देखें, एक तो कह दिया गया है कुछ ज़िम्मेदारान की तरफ से, ये बिल्कुल पैगाम पहुंच चुका है हुकूमत के ज़िम्मेदारान को कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, ना आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के जो आम शहरी है, एक आम शहरी जो है, उसमें से कोई भी मुतमिन नज़र नहीं आ रहा। ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर हो रही है, ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, ना आपसे ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल हो रही है, ना आपसे सियासी जो पॉलिटिकल आपके मुखालफिन है वो अपनी मौत खुद मारे, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा था कि हुकूमत अपनी अपोजिशन खुद है, जो इनकी वाकई अपोजिशन है वो इस वक्त अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन है, और इनकी हुकूमत भी जो है वर्सेस हुकूमत ही अपोजिशन है। ये इस वक्त मामला चल रहा है। तो आइंदा 3 माह जो है यासर उसमें बड़ी अहम होंगे। आप देख लेंगे कुछ रमज़ान से पहले, कुछ रमज़ान के बाद बड़ी तेज़ी से बड़ी चीज़ें आपको तब्दील होती नज़र आएंगी। मेरी इतला ये है कि जोर तोड़ के एक बड़ा सिलसिला होगा, और उसके बाद ईद के बाद, ईद के कोई 2 या 2.5 हफ्ते बाद आपको एक बड़ा सियासी मैदान लगता हुआ नजर आएगा अपोजिशन की तरफ से, और उस अपोजिशन के उस बड़े सियासी मैदान में 1 या 2 हुकूमती इत्तेहाद भी शामिल होंगे। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अच्छा राना साहब, एक सवाल, ईद के बाद आपकी नज़र में पंजाब किस हद तक तब्दील हो रहा है? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नहीं, पंजाब पहले, पंजाब मेरा ख्याल है पंजाब से पहले किसी और जगह तब्दीली शुरू होगी और उसके साथ ही पंजाब में तब्दीली। अच्छा, तो हुकूमती इत्तेहाद अगर उस तरफ अपोजिशन की तरफ जाएगा तो अपोजिशन को कितना फ़ायदा? अपोजिशन को बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान तो हुकूमत का होगा ना। देखो, मैं नहीं ये कह रहा कि हुकूमती इत्तेहाद पंजाब से जा रहा है, मैं नहीं कह रहा सिंध से जा रहा है, मैं नहीं कह रहा KPK से जा रहा है, मैं नहीं कह रहा बलोचिस्तान से जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक बड़ा हुकूमती इत्तेहादी जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ जाएगा। ये बजट के फौरी बाद मैं आपको कह रहा हूँ, यासर प्रोग्राम करते होंगे इंशाल्लाह, इस आज का दिन आप ज़हन में रख लें। चलें इशारा दे दें कि सिंध की तरफ से जा रहा है। चले, जहाँ से भी जा रहा है ये आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो जा रहा है, इसके जाने के बाद हुकूमत के हालात मुझे कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, आज भी अगर हम देखें ना, आज के दिन से हम शुरू हो जाएं तो ज़रा मुझे बता दें कोई एक चीज़ जो ये डेवलप कर सकें। आज हाई कोर्ट ने चीनी के मामले में क्या कहा कि लोगों को आपने फ़कीरों की तरह लाइनों में लगाया हुआ है। आज आम शहरी हर शख्स, आज आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन सबसे ज़्यादा रेट है चिकन का। पाकिस्तान में पहली दफ़ा चिकन इतना महंगा हो गया है। जब होटल बंद हैं, जब शादियाँ नहीं हो रही, जब तकरीबात नहीं हो रही, तो क्या हो गया? दाल आपको नहीं मिलती। आपको कोई एक चीज़ मुझे बता दें, सब्जियों में से जो सस्ती हुई हो, कोई एक चीज़ बता दें जिस पे इनका कंट्रोल हो, कोई एक ऐसा मामला बता दें जिस पे इन्होंने कामयाबी हासिल की हो। खाली एक शख्स जिसका नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक नीचे पूरी टीम ना खेले। एक शख्स खिलाड़ी जो है वो सर कुछ नहीं कर सकता। और ये बड़े हालात ख़राब हैं। अगले 3 माह जो होंगे रमज़ान के बाद, आपको नज़र आ जाएगा कि हर रोज़ एक नई खबर होगी, हर रोज़ एक नया दिन होगा, हर रोज़ आपको कोई ना कोई तब्दीली होती नजर आएगी। यानी फ़र्द वाहिद की तरफ से तब्दीली रुनमा नहीं हो सकती, हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील होने की ज़रूरत है। वो तब्दील है हमारा अंदरूनी हिस्सा, वो तब्दील होगा, हमारे एहसासात तब्दील होंगे, जज्बात और ख्यालात तब्दील होंगे, तब असल तब्दीली आ सकती है। बसूरत दीगर ऐसे ही हालात रहेंगे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे और एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफनाल उल्लाह खान साहब। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल ये इस नहज तक आन पहुंची है कि कोई एक फरीक की जानिब से ये हालात तब्दील नहीं हो सकते। तमाम फरीकैन को एक मेज़ पर बैठना होगा, माजी की कदूरतें निकालना होंगी और बेहतरी का रास्ता दरियाफ्त करना होगा। उसी रास्ते पर चलकर ही सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है, वरना हालात जिस सतह पर पहुंच चुके हैं, अगर हम अपनी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात और अपने अपने ख़यालात दूसरों पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहेंगे तो दूसरी जानिब से भी वो लोग बज़िद रहेंगे, तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। किस तरीके से बेहतर होंगे, ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने। अफनान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफनानुल्लाह खान साहब, आज के ऐवान की कार्रवाई से आगाज़ करते हैं कि जिस तरह आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से बसद एहतराम है, वो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी जानिब से स्पीकर साहब को जो कलमात अदा किए गए, क्या वो बेहतर थे, क्या वो मुनासिब किए जा सकते थे, या उन्होंने गलत इकदाम उठाया और गलत इकदाम उठाने पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो, अगर आप उनको जानते हैं, वो इंतहाई डाउन टू अर्थ इंसान है, धीमे आदमी है, लेकिन जो उनका गुस्सा है असद कैसर साहब के साथ, या वो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, और वो स्टार्ट उस दिन होती है जिस दिन असद कैसर साहब बतौर स्पीकर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते उनको, जब वो जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे, और बड़े अरसे तक नहीं करते। हालांकि ये हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ। बड़े बड़े जो है, आपको पता है, केसेस हुए, बड़े बड़े लोग अंदर गए, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि एक स्पीकर जो है वो पीटीआई का हो जाए बजाय इसके कि वो हाउस का स्पीकर हो। और ये उनका कंटिन्यूस बिहेवियर रहा है कि वो ओपनली जाके पीटीआई की साइड लेते हैं। वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि वो बेसिकली कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। तो और फिर खाली इस तरह नहीं, उनको जब बात करने का टाइम देना है, या और देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक स्टेचर है, वो जब इतने गुस्से में आए ना, इसके पीछे एक वजह है, वो ऐवी गुस्से में नहीं आप देखेंगे उनको कभी भी। तो ये सारा का सारा मामला जो है ना, ये तालीग जो है ना दोनों हाथों से बचती है। आप उनको अभी देखा है कि वो फ्लेयर अप हो गए, इसके पीछे जो पूरा का पूरा एक हिस्ट्री है जो, और असद कैसर साहब को मेरा ख्याल है कि उन्हें ये कम से कम देखना चाहिए कि इससे पहले अयाज सादिक भाई मान लिया, आपने जो बात की दुरुस्त है, जो आपने बात की वो मान ली कि स्पीकर साहब ने रवैया ठीक नहीं रखा, वो पीटीआई के स्पीकर है, पीटीआई के बन के, तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी को भी वही रवैया रखना होगा? क्या वो साबिक वज़ीर आज़म है, उनको अब उस रवैये या उस सख्ती के साथ नहीं बोलना चाहिए था जो उनको ज़ेब देता है? देखिए, शाहिद साहब जो है वो, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो नॉर्मली इस तरह वो उनको गुस्सा आता नहीं है, तो ज़ाहिर है सिचुएशन इस तरह की बिल्डअप हो गई है। और मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ, देखें, हमने कभी भी नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट का माहौल ख़राब हो, ना शाहिद साहब चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून कभी चाहती है, लेकिन एक तरफ से मुसलसल अगर हमें दीवार से लगाया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ वाक़या सारे पाकिस्तान ने देखा, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ बदतमीजी की गई, शायद खाकान अब्बासी साहब से बदतमीजी की गई, मुसद्दिक मलिक साहब से बदतमीजी की गई, इसी स्पीकर साहब ने उन्हें कंडेम किया था उस वाक़े को। नहीं, कंडेमनेशन जो है वो खाली नहीं, एक तरफ से ये खुद उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं पहले, फिर जो है वो उसको कंडेमनेशन दे देते हैं। तो कंडेमनेशन से मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते। आप देखें, हमारी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, 1988 से क्या कहते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब जो है पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया। आप ये बात चले इस चीज को सेट कर देते हैं, आज पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये इन प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज पार्लियामेंट का इजलास था, आप लोगों ने भरपूर शिरकत की, अपना हिस्सा डाला। अब एक कमेटी बन रही है, जो कमेटी इस करारदाद के हवाले से काम करेगी। क्या मुस्लिम लीग नून उस कमेटी का हिस्सा बनेगी? और दूसरा, आज कहा गया कि पीडीएम की तमाम जमातों ने इसमें शिरकत की है आज के इजलास में, तो पीपल्स पार्टी और एएनपी तो छोड़ चुकी थी, तो क्या पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया? आज वो नहीं थी। देखिए, पीपल पार्टी जो है वो इस वक्त, मतलब कि आप समझ लें कि वो पीडीएम में नहीं भी हैं और वो हैं भी, मतलब अगर डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं। वो उनसे आप बात करें तो वो ये
कुछ इशारा देते हैं कि जैसे वो इससे हैं भी PDM के, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं। और फिर जो वो बाप पार्टी वाला जो आउटस्टैंडिंग इशू है उसको भी अभी तक रिजॉल्व नहीं किया। तो ज़ाहिर है वो अब जब तक उसकी रेजोल्यूशन नहीं होगी तो फिर स्टेटस को जो है वो तो यही है जो भी बात की गई है। हालांकि हमारी ख्वाहिश नहीं है कि पीपल पार्टी के रास्ते हमारे से जुदा हों, लेकिन ज़ाहिर है जो उनको जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस अगर वो कर लें तो बेहतर होगा PDM के लिए भी, उनके लिए भी, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लिए भी। तो और जहाँ तक बात रहेगी कमेटी की, तो देखें जी हम ये चाहते हैं नॉर्मली भी लेजिस्लेशन पहले कमेटी में डिस्कशन होती है, फिर पार्लियामेंट में आती है और उसके बाद फिर उसका बिल या जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो ये इसका तरीका भी यही था कि पहले इसको एक कमेटी बना के उसमें डिस्कस किया जाए और उसके लेकिन बाद आज तो आपकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया कि कमेटी तो पूरे हाउस की होनी चाहिए, इसके लिए कमेटी खुसूसी कमेटी देने की तश्कील देने की जरूरत ही नहीं। नहीं देखिए वो मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली जो है वो तमाम उनकी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तमाम हाउस की तो फिर ज़ाहिर है वो फिर दोबारा बात घूम फिर के वो वहीं पे आ जाएगी। बेसिकली हम ये कहना ये चाह रहे थे कि हाउस में इसकी डिबेट होनी चाहिए और प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए ताकि तमाम लोग, और एक और भी इसके अंदर इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि ये ना हो कि हम जो है सारी बातें इनकी मतलब कि कर लें, एक बिल पास हो और 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा मसला जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ जहाँ पे आज खड़ा हुआ है, और फिर दोबारा हम जो है वहीं के वहीं से दोबारा स्टार्ट करें जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया। क्या मुस्लिम लीग नून इस बिल को पास कराते कराते बाकी दीगर मामलात पर भी, दीगर बिल्स पर भी हुकूमत से बात करेगी, कोई बारगेनिंग होगी, कोई मामला तय होंगे? देखें हम जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपना पॉजिटिव इनपुट दें इन लेजिस्लेशन, इन पॉलिसी मेकिंग, और ये इसकी जो है हमने ख्वाहिश का इजहार काफ़ी दफ़ा किया। शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी बात की, मगर दूसरी तरफ से हमेशा गैर संजीदा जो है वो जवाब आया कि NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। तो वो फिर उसका नतीजा ये होता है कि फिर कोई ना लेजिस्लेशन होती है ना कोई और काम होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हम खाली जो इशू आउटस्टैंडिंग चल रहा है TLP वाला और ये जो बिल है इसको रिजॉल्व करें, बाकी मामला जो है वो फिर बाद में हम वो चलता रहेगा साथ साथ सिलसिला उसका भी। सही, अभी फिल वक्त तो ये जो रेजोल्यूशन है इसको पास करवाया जाए, इसी के हवाले से मुशावरत की जाए और इसी की सिफारिशात पेश की जाएं, उसके बाद दीगर मामलात देख लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफखान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वही अमर है कि इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना ज़रूरी है और आइंदा की हिकमत अमली तय करना ज़रूरी है। तहफ़्फ़ुज़ात दोनों तरफ से सुनने चाहिए और उसका बेहतर नतीजा निकालना चाहिए। दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, खबर तो ये थी कि जहांगीर खान तरीन का जो हिमायती ग्रुप था वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मुलाकात का ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन अब कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि जहांगीर तरीन का हुकूमत की मुज़ाकराती टीम से बातचीत करने से साफ इनकार किस वजह से है? जहांगीर तरीन ने हुकूमती टीम से मुज़ाकरात से इनकार क्यों किया और आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते, अगर वो हुकूमत की जानिब से कोई इशारा भी नहीं चाहते, अब वो इंसाफ की तवक्को भी नहीं रखते, तो फिर वो तवक्को किस चीज़ की रखते हैं? उनके अज़ाइम क्या हैं? आने वाली सियासत में वो किस तरीके से रोल अदा करेंगे और किसकी जानिब से करेंगे? एक बड़ा सवाल है। राना साहब, जहांगीर खान ने मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात करने से इनकार की बुनियादी वजह क्या समझी, जिसको देखते हुए उन्होंने रेड सिग्नल ऑन कर दिया अपना? देखिए यार सर, जो मेरे पास इतला है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन को जो पैगाम मिला गया किसी ज़राए से कि आपकी एक मुज़ाकराती टीम, सियासी मुज़ाकराती टीम PTI की है, आप उससे मुज़ाकरात करें, उससे अपनी चीज़ें पेश करें और आपके जो भी खदशात हैं उन खदशात को वो टीम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश करेगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब जो उस मुज़ाकराती टीम जो है सियासी मुज़ाकराती टीम, उसमें 2 लोग तो ऐसे थे जिन पर तो डायरेक्ट जहांगीर तरीन को इतराज़ भी था। जहांगीर तरीन के करीबी साथियों का कहना था कि ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ अदवार में हमारे ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से चेयरमैन साहब के कान में कोई ना कोई ऐसी बात कह देते थे बखौल उनके करीबी साथी के। उनके जी ये हम किस तरह करते हैं, हमारा तो ताल्लुक था वज़ीर-ए-आज़म हमारी बात सुने और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मैं मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार हूँ, तो फिर सियासी कमेटी क्यों?
क्या हम लोग जो इतने MP MNAs हैं, इतने पुराने के तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सीनियर तरीन लोग हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं जहांगीर तरीन, करीब तरीन साथी रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म उनको मिल नहीं सकते, पहले एक टीम को मिले, टीम मिलने के बाद अपनी सिफारशत पेश करे, सिफारशत आगे जाएं, उसके बाद हम इस हवाले से कोई फैसला हो। लेकिन खान साहब ने ये बिला वास्ता मुलाकात क्यों ना की, बिल वास्ता वाला रास्ता क्यों अपनाया? मैंने आपको यासर कल कहा था ना कि दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे लोग तगड़े मौजूद हैं जो नहीं चाहते ये मामला सीधा हो। वो खान साहब के मुखालिफ तो नहीं है मैं कह सकता, लेकिन वो जहांगीर तरीन के बड़े सख्त मुखालिफ हैं। वो उस तमाम लॉबीज़ में शामिल हैं जिन लॉबीज़ की वजह से जहांगीर तरीन को बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म हाउस से बहुत दूर हो गए। तो इसलिए वो लॉबी जो है वो उसने यही समझा कि पहले इन MP MNAs को और जहांगीर तरीन को इसी तरह किया जाए कि ये फलाह के साथ आकर मिलें, जब वो उनके साथ मिलेंगे तो उसके बाद अगला फैसला किया जाएगा आगे क्या होगा। ये एक किस्म की जहांगीर तरीन के करीबी साथी ने हमें कहा कि यार ये तो हमारी तस्दीक की गई है, हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको मजरू किया गया है कि हमें इस काबिल ही नहीं समझा गया कि जनाब हमसे मुलाकात जो है वो की जाए, हमें सियासी क्या हमारे खिलाफ फैसले सियासी कमेटी कर रही है, क्या उसकी सिफारशात पे फैसले हो रहे हैं, क्या उसकी सिफारशात में ये सब कुछ हो रहा है? जब उसकी सिफारशात पे नहीं हो रहा है, हमें खदशा जिन लोगों से है वो सियासी कमेटियों से ऊपर है, वो इनसे तगड़े हैं, तो फिर हमारी बात सुनी जाए। मुझे मैं आपको नाम भी ले सकता हूँ, बड़े जहांगीर तरीन के बड़े करीबी शख्स है, उसने मुझे कहा, उसने कहा बात यह है कि हो गया मामला, ख़त्म हो गया, अब नहीं अगर हमें मिलना चाहते, हम आज भी इस बात पे कायम है कि हमें मिले तो वज़ीर आज़म साहब मिले, वो हमारी बैठ के बात सुने, बात सुनने के बाद अगर हम गलत हों तो ठीक है। अच्छा राना साहब, मुलाकात के लिए उन्होंने एजेंडा तो तय किया होगा, एजेंडे के कोई नकात उन्होंने वज़ा किए हैं या वो फिर मेरी इत्तला के मुताबिक ये एजेंडा ये है कि एक तो ये मुकदमात हैं कि इनमें मेरिट पे फैसला किया जाए और तफ्तीश उससे करवाई जाए जो किसी के ज़ेरे असर ना हो, मेरिट पे करे, नंबर एक। नंबर दो कि आखिरकार वज़ीर आज़म को क्यों खिलाफ किया गया, पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का मोराल कौन गिराने की कोशिश कर रहा है, किस जगह पे क्या ऐसी मूवमेंट हो रही है जिससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद एक तीसरी जो ये थी कि जनाब आगे जाके देखें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्यों इनके लोग जो है मायूस होकर दूसरे कैंपों की तरफ रुख कर रहे हैं, इनके किन किन लोगों के किन किन के साथ राब्ते हैं, ये भी बड़े इंकशाफात हैं जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में जहांगीर तरीन की तरफ से कुछ लोगों ने करने थे। तो लेकिन नहीं, अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक ये फाइनल नहीं हो सका, लेकिन अब भी ये इंतज़ार में है कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इन्हें बुलाएं और ये अपना मौक़िफ़ और बहुत सी अहम तरीन चीज़ें शवाहद वज़ीर आज़म के आगे रखें। सही, अब देखना यह है कि क्या वज़ीर आज़म बिल वास्ता ही इनसे मुलाकात का इरादा रखते हैं या फिर बिला वास्ता मुलाकात का इरादा कर लेते हैं। आने वाले दिनों में अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर ही ये फंसे रहते हैं तो फिर सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। अगर सूरत हाल को वज़ा करना है, आसान बनाना है, तो उसके लिए कुछ बेहतर फैसले करने होंगे जिससे दोनों फरीकैन मुतमईन हो सकें। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।